कि आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल तरीके से बेइज्जती कराई है। क्या कराई? जर्मनी में आयोजित म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एंट्री के दौरान सुरक्षा अधिकारियों ने रोककर अपना आईडी कार्ड सही ढंग से दिखाने को कह दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और बात केवल जर्मनी की नहीं दर्शकों, कई मौके पर मुनीर की बेइज्जती हुई है। ये विवाद और आलोचना के शिकार हमेशा रहे हैं। इन पर आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बात की जाए पाकिस्तानी सेना का इस्लामीकरण करने में लगी हुई है। पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान सेना की मीडिया विंग आईएसपीआर के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने जब इस बारे में पूछा गया उनसे, तो उन्होंने इस्लाम न केवल सैनिकों के विश्वास का अभिन्न अंग है ये बोला, बल्कि सेना के प्रशिक्षण का भी हिस्सा है। पाकिस्तानी सेना के इस कबूलनामे ने वर्दीधारी सैनिकों और बिना वर्दीधारी जिहादियों जिसे जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा के बीच किसी के अंदर को खत्म कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे पास एक सेना प्रमुख है जिसका इसमें दृढ़ विश्वास है। गहरी धार्मिक आस्था वाले मुनीर ने केवल एक सैन्य नेता के रूप में ही नहीं बल्कि एक धार्मिक नेता के रूप में भी छवि बना ली है। इसके अलावा ये कई मौके पर खुद को मेडल देने, इमरान के साथ टकराव इनकी होती है, परमाणु बम की धमकियों से भी मजाक का विषय बने हैं। पाकिस्तान में ही कई लोगों को मानना है कि जनरल मुनीर ने राष्ट्रवाद को धार्मिक प्रतीकों से इस तरीके से मिला दिया है जिससे सेना का अनुशासन कमजोर होता है। और एक खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, आइए आपको दिखाएंगे। पाकिस्तान की भारी बेइज्जती, आसिम मुनीर से मांगा गया आईडी कार्ड, पाक आर्मी चीफ की जर्मनी में फजीहत। जर्मनी में आयोजित म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एंट्री के दौरान सुरक्षा अधिकारी ने रोककर अपना आईडी कार्ड सही ढंग से दिखाने को कहा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, आप पूरा वीडियो देखिए। दरअसल आसिम मुनीर अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। एंट्री गेट पर तैनात एक सुरक्षा अधिकारी ने देखा कि उनका नाम ठीक से नहीं दिख रहा है। वायरल वीडियो में अधिकारी अपने बैज की ओर इशारा करते हुए मुनीर से कहते हैं, आप अपना आईडी सामने की ओर कर लें। यह घटना उस समय हुई जब मुनीर म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने पहुंचे थे। अधिकारी खुद अपने बैज पर टैप करते हुए मुनीर को भी वही करने का इशारा करता है। यह सब कॉन्फ्रेंस के प्रवेश द्वार से कुछ ही कदम की दूरी पर हुआ। इसी बीच जर्मनी में स्थित एक सिंधी राजनीतिक संगठन जे सिंध मुत्ताहिदा महाज ने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी आर्मी चीफ के बुलाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। संगठन ने इसे गंभीर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से इस पर ध्यान देने की अपील की। जेएसएमएम के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। इन्होंने पाकिस्तान में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। जेएसएमएम के चेयरमैन शफी बुरफत ने संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, जर्मन सरकार और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों को संबोधित एक बयान में कहा कि उन्हें आसिम मुनीर की इस वैश्विक मंच पर मौजूदगी को देखकर गहरा दुख और आपत्ति है। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को दुनिया के प्रमुख मंचों में से एक माना जाता है, जहां हर साल विश्व नेता, राजनयिक और सुरक्षा विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और वैश्विक संकटों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी आदिल रजा ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि दुनिया में उन्हें कोई नहीं पहचानता। उन्होंने यह भी कहा कि मुनीर से अगर गेट पर खड़ा सुरक्षाकर्मी भी पूछता है तो वो अपना परिचय देते हैं। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाता है, जहां वैश्विक नेता, रक्षा अधिकारी, राजनयिक वहां पर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए चर्चा करते हैं। जेएसएमएम के बयान में 1971 में पूर्वी पाकिस्तान की घटनाओं का उल्लेख किया गया, जिनके कारण बांग्लादेश बना। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान की तरफ से हुए खून खराबे को उन्होंने नरसंहार बताया। बयान में पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियों पर क्षेत्र में उग्रवादी तत्वों का समर्थन करने का आरोप लगाया गया। पाकिस्तान इन आरोपों को लगातार खारिज करता रहा है। वैश्विक स्तर पर मुनीर की कई बार बेइज्जती हुई है
वहीं घरेलू फ्रंट पर वो लगातार आलोचनाओं के शिकार हुए हैं। सबसे पहले उनके और इमरान खान के बीच मतभेद की खबरें आई थी। बाद में मुनीर को हटाए जाने को लेकर राजनीतिक बहस हुई। मुनीर की नियुक्ति के समय पाकिस्तान में भारी राजनीतिक ध्रुवीकरण था। विपक्ष और समर्थकों के बीच आरोप प्रत्यारोप चले। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद दंगे हुए। मानवाधिकार संगठनों और विपक्ष ने सेना और नेतृत्व की आलोचना की। पाकिस्तान की खराब अर्थव्यवस्था और आतंकी हमलों को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में सेना प्रमुख पर जब तब सवाल उठते रहे। इमरान खान ने मुनीर पर व्यक्तिगत बदले और अपनी पत्नी को निशाना बनाने का आरोप लगा दिया। पाकिस्तान की राजनीति में यह एक बड़ा विवाद बना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुनीर खुद को हिलाले जुर्रत देने पर सोशल मीडिया में जमकर मजाक बना। लोगों ने सेल्फ अवार्डेड मेडल कहकर तंज कसा और सैन्य प्रदर्शन पर सवाल उठाए। यह उनका सबसे ज्यादा वायरल मजाक वाला मामला माना गया। 2025 में परमाणु धमकी पर अंतर्राष्ट्रीय आलोचना हुई। ब्रिटिश कमेंटेटर डेविड वेंस ने मुनीर की न्यूक्लियर धमकियों को डिसग्रेसफुल और रेकलेस बताया। इससे उनकी छवि पर वैश्विक स्तर पर आलोचना हुई। एक संवैधानिक संशोधन के बाद मुनीर को बहुत अधिक शक्ति और लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिलने पर आलोचना हुई। इसे कुछ विश्लेषकों ने कॉन्स्टिट्यूशनल कोप कहा। मुनीर की सबसे चर्चित फजीहत खुद को मेडल देने पर ट्रोल मानी जाती है। अब जर्मनी में उनकी बेइज्जती से पाकिस्तान का सिर शर्म से झुक गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा कि किस तरीके से जर्मनी में आसिम मुनीर की भयंकर बेइज्जती हुई है और अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे मुनीर का हाल बेहाल है आखिर क्यों। देखिए यहां पर अगर बात की जाए तो पहली बार नहीं है दर्शकों की जब मुनीर इस तरीके से बेइज्जत हुए हैं। सेना को मजहबी दस्ते में बदलने के आरोप उन पर लगते रहे हैं कि सेना को वो मजहबी बना रहे हैं। इसके साथ मुनीर पर जिहादी जनरल होने के आरोप है। उन्हें कहा भी जाता है जिहादी जनरल। जी हां, जहां घरेलू फ्रंट पर भी फंसे हुए हैं मुनीर, घरेलू फ्रंट पर भी मुनीर घिरते नजर आते हैं। बलूचिस्तान और सिंध में अशांति फैलाने की वजह मुनीर माने जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी अशांति की वजह मुनीर को बताया जाता है। रोज पाक सेना सुरक्षा बलों पर हमला होता है और कहा जाता है कि रोज पाकिस्तान सेना सुरक्षा बलों पर हमला होता है। यही वजह है कि मुनीर का हाल बेहाल है और इमरान को लेकर पक्षपात होने के भी आरोप इन पर रखते हैं। अब देखिए आपको बताएंगे कि आखिर आसिम मुनीर की इतनी बेइज्जती क्यों होती है। सेना को मजहबी दस्ते में बदलने के उन पे आरोप लगते हैं और इसी वजह से वो विवादों के घेरे पे रहते हैं। बता दें आपको, विवाद और मुनीर की फजीहत ये पहली बार नहीं है। आईएसआई चीफ के समय इमरान खान से टकराव हुआ था और बात की जाए 2022 की तो आर्मी चीफ बनने पर राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ था। अब तक के कहा जाता है सबसे विवादित आर्मी चीफ है ये आसिम मुनीर, जहां 9 मई 2023 में दंगे और कार्रवाई से इनकी भयंकर फजीहत हुई थी और सेना ठिकानों पर हमलों के बाद कार्रवाई की इनकी निंदा भी हुई थी। और बता दें आपको, मानवाधिकार संगठनों ने सेना की आलोचना की थी। आर्थिक और कहा जा रहा है सुरक्षा हालात पर आलोचना भी इनकी की गई थी। आर्थिक और सुरक्षा हालात पर आसिम मुनीर की आलोचना भी की थी। यही वजह है कि बलूचिस्तान भी पीछे पड़ा है। आपको बता दें 2025 में खुद को मेडल देने पर ट्रोल हुए थे। खुद को जनाब ने मेडल दिया था और मुनीर की न्यूक्लियर धमकियों पर मजाक भी बनाया गया था। मुनीर लगातार न्यूक्लियर धमकी दे रहे थे, भारत को भी दे रहे थे और कहा जा रहा हमारा दबदबा कायम था, कायम रहेगा, कभी दबदबा ना हुआ ना होगा। अत्यधिक शक्ति लेने पर लोकतंत्र विरोधी इनके ऊपर आरोप लगे। तो मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह जनरल आसिम मुनीर है, जिहादी आसिम मुनीर है। भयंकर बेइज्जती कराते हैं लेकिन सुधरते नहीं है। इनकी बेइज्जती जर्मनी में एक बार फिर से हुई है और बता दें आपको, यही वजह है कि एक बार हमने आपको बताना मुनासिब समझा कि आखिर आसिम मुनीर की इतनी भयंकर बेइज्जती क्यों होती है। कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान को और बर्बाद करके छोड़ेंगे। सिक्योरिटी गार्ड ने उनसे पूछ लिया, जनाब आईडी कार्ड कहां है आपका। भयंकर बेइज्जती। इससे बाद पाकिस्तान यहां पर भारत के सामने देखने की हिम्मत नहीं करेगा और हर मोर्चे पर भारत ने पाकिस्तान को पछाड़ा है। बात की जाए आसिम मुनीर की, उनसे आईडी कार्ड की मांग ही बताती है कि आखिर आसिम मुनीर और पूरे पाकिस्तान की विश्व भर में इज्जत क्या है। और देखिए आज बात करेंगे कि क्या ईरान अब अमेरिका के आगे झुक गया है। इससे पहले अमेरिका की यूरेनियम
इनरिचमेंट रोकने की मांग का जवाब देते हुए ईरान ने 8 फरवरी को यह कहा था कि वह प्रोग्राम फिर भी हाल में नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे सैन्य धमकियां मिले या नए प्रतिबंध उन पर लगाए जाए। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने यह कहा कि ईरान को डराकर उसकी परमाणु नीति नहीं बदली जा सकती है और अमेरिका की मंशा पर हमें भरोसा नहीं है। बता दें आपको, अराक्ची ने साफ कहा था कि यूरेनियम संवर्धन ईरान के लिए किसी भी हालात में समझौते का मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी देश को यह अधिकार नहीं है कि वह ईरान को बताए कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य तैनाती ईरान को डराने में नाकाम रहेगी। इसके बाद अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी तेजी से बढ़ाने लगा। अमेरिका अब अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड वहां भेज रहा है। यह एक न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर एयरक्राफ्ट है। अमेरिका के दबाव के बाद ईरान झुकता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के उप विदेश मंत्री तख्त रवांची ने यह कहा कि अब यह अमेरिका पर है कि क्या वो सच में समझौता चाहता है या नहीं, और अगर अमेरिका ईमानदार है तो समझौता किया जा सकता है। हाल में आपको बता दें दर्शकों कि ओमान में हुई हमारी बातचीत काफी हद तक सकारात्मक रही है। तमाम बयानबाजी सामने आई। हालांकि अभी नतीजा निकलना जल्दबाजी होगी कि नतीजा क्या रहा। बहरहाल जिनेवा में बैठक है, देखना होगा जंग की आहट खत्म होगी या फिर जंग होगी। इस पर हमने खास रिपोर्ट तैयार किया है, इंडिया न्यूज ने एक खास रिपोर्ट तैयार किया है, आइए आपको वो भी दिखाएंगे। क्या ट्रंप के सामने ईरान झुक गया? क्या ट्रंप की शर्तों को मानेगा ईरान? क्या अमेरिका प्रतिबंध हटा लेगा? ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौते को लेकर बातचीत करने की इच्छा जाहिर कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री मजीद तख्त रवांची ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर अमेरिका प्रतिबंध हटाने पर बात करने को तैयार है तो हम अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कई मुद्दों पर समझौता करने के लिए तैयार हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत का अगला दौर मंगलवार को जिनेवा में होने वाला है। वहीं अमेरिकी अधिकारी बार बार कहते रहे हैं कि परमाणु वार्ता में प्रगति रुकने की वजह ईरान है, न कि अमेरिका। हालांकि तख्त रवांची ने दोहराया कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट पर अमेरिका से बातचीत नहीं करेगा। यह मुद्दा इजराइल और अमेरिका दोनों उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हम पर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया तो हमारी मिसाइलों ने हमारी रक्षा की। हम अपनी रक्षात्मक क्षमता से खुद को कैसे वंचित कर सकते हैं? हम आपको फिर से बता दें कि ईरान की ओर से उप विदेश मंत्री ने क्या कहा है। अब यह अमेरिका पर है कि वह सच में समझौता करना चाहता है या नहीं। अगर अमेरिका ईमानदार है तो समझौता किया जा सकता है। हाल में ओमान में हुई हमारी बातचीत काफी हद तक सकारात्मक रही। हालांकि अभी नतीजा निकालना जल्दबाजी होगी। दूसरी ओर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शनिवार को कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समझौता चाहते हैं, लेकिन ईरान के साथ डील करना बहुत मुश्किल है। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इसके साथ ही अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी भी बढ़ाई है। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौता एक लंबे समय से चल रही विवादास्पद बातचीत है, जिसका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना है, जिससे वह परमाणु हथियार नहीं बना सके। मजीद तख्त रवांची ने कहा कि ईरान ने 60% तक इनरिच्ड यूरेनियम को कम करने का प्रस्ताव दिया है। यह स्तर हथियार ग्रेड के करीब माना जाता है और इसी वजह से दूसरे देशों को शक है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। हालांकि ईरान लगातार इससे इनकार करता रहा है। उन्होंने कहा, हम अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़े अन्य मुद्दों पर बात करने को तैयार हैं, बशर्ते वे प्रतिबंधों पर चर्चा करें। उन्होंने यह साफ नहीं किया कि प्रतिबंध पूरी तरह हटाने की बात है या आंशिक रूप से। ईरान के पास 400 किलो से ज्यादा उच्च स्तर पर इनरिच्ड यूरेनियम का भंडार है। 2015 के परमाणु समझौते के तहत उसने अपना यूरेनियम रूस भेजा था। इस बार क्या वह ऐसा करेगा, इस पर तख्त रवांची ने कहा कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। रूस ने दोबारा यह सामग्री स्वीकार करने की पेशकश की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान अस्थायी रूप से यूरेनियम इनरिचमेंट रोकने का प्रस्ताव भी दे चुका है।
ईरान की एक बड़ी शर्त ये भी रही है कि बातचीत सिर्फ परमाणु मुद्दे पर हो। तख्त रवांची ने कहा कि उनकी समझ है कि अगर समझौता करना है तो फोकस परमाणु मुद्दे पर ही रहेगा। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही परमाणु समझौते की बातचीत में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा बन गया है। ईरान इस पर बिल्कुल भी समझौता करने को तैयार नहीं है और इसे अपनी रेड लाइन मानता है। ईरान का कहना है कि यह उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रक्षा के लिए जरूरी है। अब जून 2025 में इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु साइटों पर हमला किया, तब ईरान की मिसाइलों ने ही उसकी रक्षा की। ईरानी अधिकारियों ने बार बार कहा है कि मिसाइल कार्यक्रम पर कोई बात नहीं होगी। यह ईरान की रक्षात्मक क्षमता है और इसे छोड़ना मतलब खुद को कमजोर करना होगा। ईरान कहता है कि बातचीत सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक सीमित रहेगी, मिसाइल या क्षेत्रीय समूहों पर नहीं। ईरान के उप विदेश मंत्री ने ट्रंप के बयानों पर चिंता भी जाहिर की। उन्होंने क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य वृद्धि पर चिंता जाहिर की और कहा कि दूसरा युद्ध सबके लिए बुरा होगा। अगर ईरान को अस्तित्व का खतरा लगा तो ईरान जवाब देगा। ईरान ने क्षेत्रीय देशों से बात की है और सब युद्ध के खिलाफ हैं। ईरान को लगता है कि इजराइल इस वार्ता को तोड़ना चाहता है। समझौते को लेकर तख्त रवांची ने कहा कि ईरान जेनेवा में उम्मीद के साथ जाएगा और दोनों पक्षों को ईमानदारी दिखानी होगी। क्षेत्र में तैनात किए जा रहे 40,000 से अधिक अमेरिकी सैनिकों के बारे में पूछे जाने पर तख्त रवांची ने जवाब दिया, ऐसी स्थिति में खेल अलग होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए, आपको हम लगातार बता रहे हैं कि आखिर क्या वो वजह है कि अमेरिका वर्सेस ईरान के बीच में ये समझौता नहीं हो पा रहा है। एक बार आपको फिर से समझाएंगे कि कहा जा रहा है कई ऐसे मोर्चों पर ईरान जो है अमेरिका को यह कह रहा है कि अमेरिका कहीं ना कहीं हस्तक्षेप कर रहा है। देखिए, समझौते के लिए हर शर्त है, पहले संवर्धित यूरेनियम को हटाना, ये पहला समझौता है। बता दें आपको, ये पहला शर्त है। लंबी दूरी की मिसाइलों की संख्या सीमित करना दूसरी शर्त है और क्षेत्रीय प्रॉक्सी बलों को मदद देना बंद करना पड़ेगा। ईरान बोला था, डराकर हमसे कुछ नहीं करवा सकते हो। यूरेनियम एनरिचमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना होगा। समझौते के लिए क्या ये शर्त आपको बता रहे हैं, पहले से संवर्धित यूरेनियम को हटाना पड़ेगा, लंबी दूरी की मिसाइलों की संख्या सीमित करना पड़ेगा। और बता दें आपको, ईरान का परमाणु प्रोग्राम क्या है, रिसर्च फैसिलिटी, न्यूक्लियर पावर प्लांट, यूरेनियम माइन। और इसके साथ बता दें आपको कि यही वजह है कि ट्रंप जो है वो बातचीत करने को तैयार नहीं है। यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट, ये भी तमाम न्यूक्लियर, यहां बताया ईरान का परमाणु प्रोग्राम वो सामने आ रहा है। बता दें आपको, कहा जा रहा है न्यूक्लियर एक्टिविटी पर घोषणा अभी नहीं हुई है। अब आपको बताएंगे कि रिसर्च फैसिलिटी से लेकर न्यूक्लियर पावर प्लांट तक और मिसाइलों की संख्या कम करने तक, ये तमाम बातें, ये तमाम शर्तें आपको बता रहे हैं कि आखिर ईरान वर्सेस अमेरिका के बीच में ये समझौता क्यों नहीं हो पा रहा है। ईरान के परमाणु ठिकाने पर अमेरिका का क्या कहना है, बता दें आपको। कहा जा रहा है कि बोनाब, मरीवान, इसके साथ ही बता दें आपको तेहरान, ये ईरान के परमाणु ठिकाने हैं। ये तमाम बातें आपको हम एक एक करके जानकारी दे रहे हैं कि ईरान के परमाणु ठिकाने वो कौन कौन से हैं, क्या क्या वो नाम है। लविस्तान ईरान के परमाणु ठिकाने हैं, इसके साथ फोर्डो ईरान का परमाणु ठिकाना है, नतांज, अराक, इस्फहान, ये तमाम जो नाम आपको बता रहे हैं ये ईरान के परमाणु ठिकाने हैं। ये चौथी ग्राफिक्स के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे हैं कि ईरान वर्सेस अमेरिका के बीच में वो कौन कौन सी वो शर्त रखी गई। इसके साथ ही परमाणु ठिकाने को लेकर क्या क्या बातचीत हो रही है। इस्फहान, बुशहर, ये परमाणु ठिकानों के नाम है ईरान के। डरान, इसके साथ यूएस जेराल्ड आर्ट फोर्ट, ये सबसे ज्यादा दिलचस्प बनी हुई है, सबसे ज्यादा चर्चाओं में। मिडिल ईस्ट की ओर ये बढ़ रहा है और ये कहा जा रहा है कि लंबाई इसकी 337 मीटर की बताई जा रही है। इससे भी एक डर का माहौल है। चौड़ाई 78 मीटर इसकी बताई जा रही है। स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा इसकी बताई जा रही है। वजन 1 लाख टन, 90 विमान ये ले जा सकता है, यूएसएस जेराल्ड। और ये अब तक का कहा जा रहा है कि सबसे शक्तिशाली प्रदर्शन है। क्या खासियत है, देखिए आपको ये भी ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे कि आखिर क्या खासियत है। न्यूक्लियर पावर्ड वॉरशिप है और यही वजह है कि ट्रंप यहां पर बेझिझक बात करते दिखाई दे रहे हैं। सुनिए, यूएसएस जेराल्ड आर्ट फोर्ट की खासियत,
क्रू साइज छोटी होने से 50 साल में करीब $4 बिलियन की इससे बचत होती है। न्यूक्लियर पावर्ड वॉरशिप है ये, और इसके साइज को भी हमने आपको बताया। न्यूक्लियर पावर से सालों तक बिना रिफ्यूलिंग ये चल सकता है, बिना रिफ्यूल ये चल सकता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जेराल्ड आर फोर्ड के नाम पर है। क्रू साइज छोटी होने से 50 साल में करीब $4 बिलियन की इसमें बता दें आपको बचत होती है। न्यूक्लियर पावर्ड वॉरशिप है, न्यूक्लियर पावर से सालों तक बिना रिफ्यूलिंग ये चल सकता है। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझना यही वजह